चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से मिल रही खबर के साथ, जहां 29 जुलाई को राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। शाम 4:30 बजे पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुधारों का 1 साल पूरे होने पर ये विशेष संबोधन पीएम मोदी करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी संबोधित करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुधारों का 1 साल पूरा हो चुका है और इस मौके पर 29 जुलाई को शाम 4:30 बजे पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी संबोधित करेंगे। तो नैप 2020 की पहली वर्षगांठ के मौके पर पीएम मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। 29 जुलाई को शाम 4:30 बजे पीएम देशवासियों को संबोधित करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज अनुपूरक बजट पर चर्चा हो सकती है। साथ ही खाद बीज की कमी पर स्थगन प्रस्ताव बीजेपी ला सकती है। 30 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा मॉनसून सत्र चलना है। पहला दिन मॉनसून सत्र का काफी हंगामेदार रहा, जिसमें विपक्ष पूरी तैयारी में था किस तरह से सरकार को घेरना है। किसान मुद्दे को सदन में उठाया गया, लेकिन हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि कल जो विधानसभा की कार्रवाई थी उसे स्थगित करना पड़ा। और आज दूसरे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा हो सकती है। साथ ही एक बार फिर बीजेपी खाद बीज के मामले पर हंगामा कर सकती है, जिसके चलते स्थगन प्रस्ताव विपक्ष ला सकता है। वहीं रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के निवास पर यह बैठक हुई, जिसमें मॉनसून सत्र में बीजेपी के एजेंडों पर यह बैठक को बुलाया गया था और इस पर मंथन हुआ। किसान, धान, कानून व्यवस्था, कोरोना से मौत का मुद्दा अब सदन में उठाया जाएगा। खाद की कमी जैसे मुद्दे भी सदन में अब विपक्ष उठाएगा। तो मॉनसून सत्र में आक्रामकता से बीजेपी इन मुद्दों को उठाएगी और इसके चलते एक बड़ी बैठक कल हुई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के निवास पर यह बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर मंथन किया गया। किस तरह से मॉनसून सत्र में सरकार को सदन में घेरना है और वो क्या कुछ मुद्दे होंगे जिस पर सरकार को घेरा जाएगा। तो किसान, धान, कानून व्यवस्था और कोरोना से हुई मौतों का मुद्दा सदन में उठाया जा सकता है विपक्ष के द्वारा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक है। विधायक बृहस्पति सिंह और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच मसला खत्म हो गया है, ये कहना है कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का। टीएस सिंहदेव और सीएम भूपेश बघेल से बैठक के बाद पीएल पुनिया ने यह बात कही। जाहिर है कि पीएल पुनिया ने सबसे पहले बृहस्पति सिंह और चिंतामणि महाराज से चर्चा की। उसके बाद टीएस सिंहदेव से 20 मिनट तक बातचीत हुई। पीएल पुनिया ने इसके बाद सीएम भूपेश बघेल से भी इस पूरे मसले पर चर्चा की। बता दें, विधायक बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर हमले का आरोप लगाया था। वो बात अब नहीं है, क्योंकि एफआईआर दर्ज की थी, उस पर कार्रवाई हो चुकी है और अब दोनों तरफ से कोई बात कही नहीं जा रही है, तो मामला समाप्त हो चुका है। नहीं, वो बात खत्म हो चुकी है ना, वो बात अब नहीं है, क्योंकि एफआईआर दर्ज की थी, उस पर कार्रवाई हो चुकी है और अब दोनों तरफ से कोई बात कही नहीं जा रही है, तो मामला समाप्त हो चुका है। अब उनका से क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन कैसे हो जाएगा? भाई एक व्यक्ति ने, एक एमएलए ने एक अपनी बात कही है, उसका समाधान होगा। जो रिपोर्ट दर्ज की थी उस पर गिरफ्तारी हो गई, तो उसमें का विभाजन की बात कहाँ पर आ गई? माननीय बृहस्पति सिंह वाले मामले में प्रतिपक्ष अपनी बात कहते रहा, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने जांच समिति बनाने की कोई बात नहीं कही है। उन्होंने इस पे कल निर्णय देने की बात कही है। इधर रायपुर में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग की बैठक ली। बैठक में पदाधिकारियों ने, अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों ने निगम मंडल में पर्याप्त स्थान नहीं मिलने की बात कही, जिस पर पुनिया ने कहा कि हम जल्द ही SC/ST के मुद्दों पर राज्य सरकार से बात करेंगे। उन्होंने सरकार का कामकाज भी ठीक बताया और साथ ही कहा कि हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता इन कामों को आम जनता तक लेकर जाएंगे।
अनुसूचित जाति विभाग से संबंधित और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी बात हुई, उनके साथ वार्ता हुई। जो नगर मंडल आयोग में समायोजित नहीं होंगे उनको पार्टी में पद दिया जाएगा और उनको सम्मानपूर्वक रखा जाएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कद्दावर नेता बगैर किसी पद के नहीं रहेगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे और उनके असंतुष्ट होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। इधर रायपुर में मुंगेली नगर पालिका में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। तत्कालीन सीएमओ समेत 4 अफसर इस मामले में निलंबित किए गए। नगर पालिका अध्यक्ष संतूलाल सोनकर को भी कारण बताओ नोटिस जारी हुआ, तो अफसरों ने कागजों पर ही नाली बनाकर 13 लाख का बंदरबाट किया था। वहीं नाली बने बिना ही 13 लाख का भुगतान कर दिया गया था। तो मंत्री शिव डहरिया से इस मामले की शिकायत हुई थी, जिसके बाद अब ये फैसला हुआ और इसके चलते तत्कालीन सीएमओ समेत 4 अफसरों को इस मामले में निलंबित किया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इन दिनों अंतर्कलह से जूझ रही है। रायगढ़ में महापौर ने अचानक मेयर इन काउंसिल में फेरबदल करते हुए 3 सदस्यों को बाहर कर दिया, जिससे पार्टी की अंतर्कलह खुलकर सामने आई। महापौर के इस फैसले से नाराज दूसरे 4 सदस्यों ने भी एमआईसी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद इस राजनीतिक उठापटक पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने महापौर पर मनमानी का आरोप लगाया। वहीं महापौर जानकी काटजू ने कहा कि 4 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया है। महापौर को अपने महापौर होने का बड़ा घमंड हो गया है। एमआईसी के सदस्यों का विश्वास उनके पास है नहीं। बजट पेश करने के लिए जब वो एमआईसी सदस्यों को बोलती है तो वो बजट पेश करने को तैयार नहीं होते। इस प्रकार से महापौर की अनदेखी हो रही है, सदस्यों की अनदेखी हो रही है। ये आज तक हम लोगों को 25-26 साल में नगर निगम में देखने को नहीं मिला। ये गुटबाजी चरम सीमा पे है और ये कांग्रेस को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाएगी। अभी कोई फैसला मैं बता नहीं सकती, क्योंकि वो 2 लोग आना भी चाह रहे हैं और 2 लोग विधायक जी से बात करके बताएंगे करके मेरे से चर्चा किया गया है। तो अभी तक उन लोगों ने मुझे फैसला नहीं बताया है। फैसला बताने के बाद मैं कुछ आगे बढ़ूंगी। हमारे पास कांग्रेस के सत्ता है, इसमें 26 पार्षद है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हम ऐसे गठन करने में हमारे पास पार्षद भरपूर है। इधर इस्तीफा देने वाले कांग्रेस पार्षद सलीम नियरिया ने कहा कि भले ही उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन पार्टी में गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। यदि महापौर ने सबके बीच सामंजस्य बनाकर ये काम किया होता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। इस्तीफा दिया है ना, तो नाराजगी है ना ये गुटबाजी है। हमारे बीच की महिला थी जानकी काटजू, जिनको वोट देकर महापौर के रूप में नगर निगम में बैठाया। तो चूंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, पूरे परिवार से पूछने के बाद अगर ये कोई काम कर रही रहती और सामंजस्य बना के अगर कोई काम किया गया होता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। इधर छत्तीसगढ़ में खाद्य संकट को लेकर बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके तहत जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए गए। बिलासपुर के नेहरू चौक पर प्रदर्शन करते हुए किसान मोर्चा और बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों को ठगने के लिए निजी संस्थानों में अच्छे किस्म के खाद और बीज उपलब्ध कराकर काला बाजारी का काम कर रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कृत्रिम अभाव पैदा किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। स्वयं छत्तीसगढ़ के शासन के द्वारा और सोसाइटी के माध्यम से जो सस्ती यूरिया डीएपी किसानों को उपलब्ध होती थी, उसे बाधित करके उसका अधिकतम कोटा जो है प्राइवेट क्षेत्र में और निजी क्षेत्र के व्यापारियों को ब्लैक मार्केटिंग के लिए अपने समर्थकों के द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। कोरोना काल के दौरान अस्थायी रूप से स्वास्थ्य विभाग में भर्ती किए गए कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना काल में जब मदद की जरूरत थी तब तक हमारा उपयोग किया गया, लेकिन अब सब ठीक हो जाने पर हमें सेवा से निकाला गया है। इसकी वजह से कोविड काल में सेवा देने वाले कर्मचारियों के भविष्य में आर्थिक रूप से संकट पैदा हो गया है।
स्वास्थ्य कर्मियों की मांग है कि उनको ना निकाला जाए और स्थायी पदों पर नियुक्त किया जाए। हम लोग कोविड कर्मचारी हैं जो कि अभी एक साल से हम लोग कंटिन्यू जॉब में हैं, अभी कर रहे हैं। देखिए अभी तक हमारा 2 मंथ का सैलरी अभी तक आया ही नहीं है और उसके पहले ही हम लोग को इंटीमेशन आ गया कि आप लोग को कार्य से मुक्त किया जा रहा है करके। तो सर ये कहाँ का रूल्स है, बस यही मैं पूछना चाहूँगी कि सैलरी तो हमको कम से कम प्रोवाइड करना चाहिए ना, क्योंकि हम अपना स्पेशली मतलब हम लोग खुद अपना पैसे लगा के काम कर रहे हैं। स्थायी स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की गई थी CMHO साहब के द्वारा और ये नियुक्ति 3 माह के लिए किया गया था। अभी वर्तमान में इनको 3 माह की समयावधि पूर्ण होने के बाद में इनको नियुक्ति से हटा रहे हैं। तो उसी के संबंध में अभी आए हुए हैं कि साहब हमको कंटिन्यू किया जाए और सेवा का अवसर दिया जाए करके। कुछ लोगों का कहना है कि उनके कुछ पेमेंट्स भी लंबित हैं जिसके संबंध में मांग की गई है। तो इनके मांगों को विधिवत माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जा रहा है और आगे उनके निर्देशानुसार जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से स्कूल अनलॉक होने वाले हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं की क्लास 2 अगस्त से लगेंगी। बता दें स्कूल शिक्षा विभाग ने ये गाइडलाइंस जारी की जिसके चलते 50% बच्चों के साथ कक्षाएं शुरू होंगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 1ली से 5वीं और 8वीं की कक्षाओं को लेकर अनुशंसा बनी हुई है। वहीं कक्षा शुरू करने को लेकर ग्राम पंचायत और पालक समिति की अनुशंसा होगी। शहरी क्षेत्रों में वार्ड पर पार्षद और स्कूल की पालक समिति इस पर चर्चा करेंगी। वहीं अगस्त से कक्षाएं शुरू हो सकती हैं। 2 अगस्त से कक्षाओं को शुरू किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कक्षाओं को शुरू करना है या नहीं। वहीं पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो पिछले 7 दिनों तक 1% से भी कम पॉजिटिविटी रेट कुछ क्षेत्रों में देखी गई है। तो छात्रों को सर्दी खांसी बुखार होने पर कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होंगी जिस तरह से पहले भी हो रही थीं। लेकिन प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में 2 अगस्त से स्कूल खुलने जा रहे हैं और कक्षा 10वीं और 12वीं की क्लासेस इन स्कूलों में लगेगी। इधर दुर्ग में भिलाई में पानी सप्लाई रुक गई। 2 दिनों तक लोगों को यहां पानी नहीं मिल पाएगा। मुख्य पाइपलाइन का सुधार कार्य किया जा रहा है जिसके चलते लोगों को संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो भिलाई निगम ने शटडाउन किया है। 77 MLD फिल्टर प्लांट में शटडाउन किया गया है जिसमें 28 जुलाई तक कार्य पूरा होने का दावा किया गया है। तो टैंकरों से ही पानी का सप्लाई किया जाएगा। भिलाई में पानी का सप्लाई रुका है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों तक लोगों को पानी के संकट से जूझना पड़ेगा क्योंकि सुधार कार्य चल रहा है। मेंटेनेंस के चलते पानी का सप्लाई प्रभावित होगा। इधर भिलाई में गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने आरोपी मुकुल सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के सहयोगी 12 लोगों ने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसके 2 साथी मुकेश पंचर और नगेंद्र अब भी फरार हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। मुकुल सोनी 20 दिनों से पुलिस को चकमा देकर फरार था जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं रायपुर से खबर, जहां 3 करोड़ के हीरे मोती और नकदी चोरी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार चालक और ज्वेलरी खरीदने वाले सराफा व्यापारी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। दोनों को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि शातिर चोर प्रकाश और भंवरलाल नेपाल फरार हो गए थे। सदर बाजार के नगीना ज्वेलर्स में 3 करोड़ से ज्यादा की चोरी की वारदात को इन दोनों आरोपियों ने अंजाम दिया था और अब कोतवाली थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है जिसमें पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ज्वेलरी शॉप से 3 करोड़ के हीरे मोती और नकदी चुराने वाले दोनों चोर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर से खबर, जहां दबंगों ने एक नाबालिग की पिटाई की। मोबाइल चोरी के शक में नाबालिग के साथ मारपीट की गई।
खेत में ले जाकर नाबालिग को बांधा गया और उसके साथ जमकर मारपीट हुई। वहीं नाबालिग का कहना है कि उसे मोबाइल सड़क पर मिला था। परिजनों की शिकायत पर अब इस मामले को थाने में दर्ज कराया गया। बताया जा रहा है कि 23 जुलाई को नाबालिग को पीटा गया था और इसका वीडियो भी वायरल हुआ। जा रहा था उधर से घर, तो देखा रास्ते में मोबाइल उसको पड़ा हुआ, तो मैं लिया। उसके बाद लेके गया दुकान में, दिया लॉक टुलाने। उसके बाद फिर मैं आ गया। उसके बाद फिर दूसरे दिन मेरे को लेके गए मैं। उसके बाद रस हाथ बांध के उसके बाद मारे। कितने लोग मारपीट किए? 3-4 जन। ये थाना जयनगर के गणेशपुर सिलथरी का मामला है, जिसमें एक नाबालिग लड़का उनका मोबाइल रख लिया था। उस पर ये 3 लड़के उसके साथ डंडे से मारपीट किए हैं, जिसमें उसका लड़के का MLC कराया गया है और थाना जयनगर में 294, 506, 323 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके भी उसको विवेचना में लिया गया है। पीड़ित है वो नाबालिग है, उसमें विवेचना के दौरान JJ एक्ट की धाराएं भी जुड़ी जाए। जो सबकी सुरक्षा करते हैं उनकी खुद की सुरक्षा ताक पर है। जी हाँ, हम पुलिस की बात कर रहे हैं। दरअसल सबकी सुरक्षा में दिन रात बिताने वाले पुलिसकर्मी और उनका परिवार 120 साल पुराने कच्चे घरों में जिंदगी गुजारने को मजबूर है। बावजूद इसके किसी ने इनकी सुध नहीं ली है। देखिए बालोद से एक खास रिपोर्ट। जब कोई विरोध करे, कोई हड़ताल करे या कोई प्रदर्शन, तो मौके पर आपको पुलिस के जवान व्यवस्था बनाते हुए नजर आ जाएंगे। और इसलिए आपने कभी पुलिस को हड़ताल या विरोध करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि अगर ये प्रदर्शन करने लगे तो व्यवस्था कौन बनाएगा। और शायद इसी कारण आज पुलिस के जवान और उनके परिजन इस हाल में जीने को मजबूर हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि बारिश का मौसम जैसे भी आए तो छत का टपकना। और फिलहाल हम लोग जो खपरा छानी वाला मकान है उसमें निवास करते हैं। बारिश में वहाँ पे पानी का टिपकना वगैरह का। और दूसरी बात है कि पेयजल वगैरह व्यवस्था, तो पेयजल के लिए जो नल सरकारी जो पहले से कनेक्शन जो दिए गए हैं उसमें बहुत परेशानी होती है। गंदे पानी आना, कम आना, और पीने के लिए वहाँ से पानी हम लोग नहीं भर पाते हैं, बाहर से लेना पड़ता है हम लोग को पीने का पानी। 26 जवान अपने परिवार के साथ जर्जर सरकारी आवास में अपने दिन गुजारने पर मजबूर हैं। गर्मी के दिनों में सूरज की किरण छत से झांकने लगती है तो बारिश के दिनों में पानी अंदर टपकता है। यही नहीं, पेयजल की भी गंभीर समस्या पुलिस परिवारों को है, जो सुबह शाम कतार में लगकर पानी भरने को मजबूर हैं। लेकिन इन तमाम समस्याओं के बावजूद जवानों ने अपनी समस्या का जिक्र किसी से नहीं किया। हम लोग यहाँ 9-10 साल हो गया यहाँ रहते और हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा वृक्ष है जो बहुत पुराना हो गया है। वो कभी भी बिना हवा तूफान से गिर जाता है, घर छत पे गिर जाता है, टीना वीना लगाए हैं उसमें गिर जाता है, बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है। हर साल गिरते रहता है डंगाल, और पूरा डंगाल वो पूरा सड़ गया है। लोग 7-8 साल से रह रहे हैं यहाँ। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी घर के अंदर आ जाता है। यहाँ पे हम लोग शीट लगा के रह रहे हैं या तो फिर झिल्ली छा के रह रहे हैं। हम अपने घर जैसे करते, प्रशासन हमको कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं करवा रही है। पहले इस स्थान पर सिटी कोतवाली हुआ करती थी। सिटी कोतवाली अन्य जगह स्थापित कर दी गई, लेकिन जवानों का आशियाना यहीं रह गया। बावजूद इसके जवानों और उनके परिवार की समस्या जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की नजरों से ओझल है। दिलेश्वर देवांगन, बंसल न्यूज, बालोद। बस्तर भी रहस्य है और बस्तर के नज़ारे भी। जंगलों से लेकर पहाड़ों तक, आदिवासी मान्यता परंपराओं से लेकर संस्कारों तक, हर एक का अलग ही रोमांच है। इसलिए हम आपको ऐसे रहस्यमयी पहाड़ और किले की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका इतिहास 700 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं रहस्य और रोमांच की ऐतिहासिक यात्रा पर। रहस्यों से भरे गढ़िया पहाड़ में कई रहस्यों का खजाना आज भी मौजूद है। पहली बार हमारी इन बातों को सुनने वाले शायद हमारी बातों पर यकीन नहीं करें, लेकिन आज भी उन रहस्यों के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है। रहस्यों से भरे इस गढ़िया पहाड़ में मौजूद प्रमाण और जानकार इस बात की जानकारी देते हैं कि आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व कंडरा राजा ने इस तालाब का निर्माण करवाया था। ऐसे रहस्यों से भरे गढ़िया पहाड़ के जो अनसुलझे रहस्य हैं, आज तक सुलझाने में किसी को कामयाबी नहीं मिल पाई है। गढ़िया पहाड़ जितना आस्था का केंद्र है उतना ही रहस्यमयी भी,
कहते हैं गड़िया पहाड़ में 700 साल पहले कंडरा राजा का किला हुआ करता था। खास बात यह है कि यहाँ किसी भी तरह का निर्माण करने पर रहस्यमयी घटनाएं होने लगती हैं। पहाड़ तक पहुँचने के लिए सड़क और सीढ़ियां बनाने वाले 3 ठेकेदार के साथ एक इंजीनियर काल के गाल में समा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ स्थित मंदिर में हुए चमत्कार का जिक्र भी लोग अपनी बातचीत में करते हैं। जैसे सीढ़ी का निर्माण प्रारंभ में किसी ठेकेदार के द्वारा किया गया था, तो ठेकेदार की सीढ़ी पूरा नहीं कर पाया, बना नहीं पाया और ठेकेदार की मृत्यु हो गई। कोई जहर पी रहा है, कोई फांसी लगा के ख़त्म हो रहा है, और ऐसे करते करते मेरे परिवार में कम से कम 10-12 लोगों की मृत्यु, अकाल मृत्यु में 4 साल के दौरान। मान्यता है कि पहाड़ पर देवी देवताओं का वास है और इसलिए इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। पहाड़ के नीचे कंकालीन मंदिर स्थित होने के अलावा गड़िया पहाड़ में कंडरा राजा का बेशकीमती खजाना गड़ा होने की कहानी भी लोग सुनाते हैं, जिसका खजाना द्वार के नाम से भी जिक्र है। ये तो एक देवी स्थली पहाड़ है जिसमें अनेक प्रकार के यहाँ देवी देवता है। राजा महाराजाओं का राजपाट रहा है, यहाँ राजाओं का गढ़ रहा है, राजा का सत्ता चला है, यहाँ राजा का पूरा हर प्रकार के धर्म कर्म होते हुए रहा है इस पहाड़ में। ये बहुत से चीज़ों को संजोए हुए आज भी कई जो तथ्य सुलझ नहीं पाया है, ऐसे दैविक स्थल पहाड़ है ये, जो गड़िया पहाड़ के नाम से विश्वविख्यात है। रहस्यों के साथ साथ पहाड़ पर कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर जड़ी बूटियां भी मौजूद हैं। जानकार बताते हैं कि वे साल में सिर्फ ऋषि पंचमी के दिन पूजा अर्चना कर पहाड़ से देवी देवताओं की अनुमति लेकर खुदाई कर जड़ी बूटियां लाते हैं। बहुत से जड़ी बूटियां हैं, जितने हम जानते हैं हमारे पूर्वज बताए उतने ही बता पाएंगे, और नाम तो नहीं बताए बीमारी के, किस किस बीमारी पे नाम लगता है वो। जैसे कि बच्चे लोग को निमोनिया, इसके लिए भी जड़ी बूटी हम वहीं से लाते हैं। साल में एक ही बार खोदते हैं, जैसे ऋषि पंचमी बोला जाता है, उसी दिन खोद कर लाते हैं, साल में एक ही बार। पहाड़ को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जहां प्राकृतिक सुंदरता के साथ देवी देवताओं की मौजूद प्राचीन मूर्तियां पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। ये पुराना सब मंदिर है, मूर्ति है सब, और ये तालाब के बारे में बहुत सुना हूँ, तो क्या चीज़ है, कैसा है, ऐसे ताप के देखने आया हूँ। बहुत जोरदार अति आनंद आ गया सर। वहाँ पे जो टावर बना है उसमें चढ़े, पूरा देखे हम लोग आसपास से, अपने परिवार के साथ पूरा बात किए मोबाइल व्हाट्सएप करके। रहस्य रोमांच के साथ ही आस्था से लबरेज ये धरोहर इतिहास के सुनहरे पन्नों पर मानव सभ्यता के जीवित हस्ताक्षर को प्रमाणित करती है, और शायद इसलिए आज भी ये लोगों के आकर्षण का केंद्र है। बस्तर के आदिवासी हमेशा से प्रकृति के पुजारी माने जाते रहे हैं। वे जंगल और पहाड़ों को हमेशा से अपने देवी देवता के रूप में पूजते आ रहे हैं। कांकेर का गड़िया पहाड़ भी उनमें से एक है, जो ऐतिहासिक होने के साथ साथ कई रहस्यों का खजाना भी है। अब ये सब बातें आस्था है या अंधविश्वास, आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रकाश ठाकुर, बंसल न्यूज़ का।